नमस्कार प्रशिक्षुओं, साथियों एवं मित्रों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हैं कंटेंट शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के सामान्य प्रश्न जो संप्रेषण से संबंधित हैं, जो डीएलएड, बीएड, यूपीटेट, सीटेट आदि के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, किस संचार में स्थिरता अधिक होती है? पहला मौखिक संचार, दूसरा लिखित संचार, तीसरा शारीरिक संचार यानी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है, और चौथा है कोई नहीं। ये तो होगा ही नहीं। शारीरिक संचार कम प्रभावी होता है और मौखिक संचार सबसे कम, फिर शारीरिक संचार दूसरा नंबर पर, और लेकिन रिटन में यदि होता है लिखित संचार तो ये यानी हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी। यानी किस संचार में स्थिरता अधिक होती है? वैसे तो विकल्प के अनुसार ही हम सिलेक्ट करते हैं ऑप्शंस को, तो यहाँ पे आपका ये सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रभावी संचार की सबसे बड़ी बाधा यानी बैरियर्स को बताना है जो कम्युनिकेशन में को प्रभावी होने, इफेक्टिव होने नहीं देती है, यानी प्रभाव कम पड़ता है। यानी प्राप्तकर्ता की अनिच्छा, पहला ऑप्शन। दूसरा प्रतिपुष्टि का अभाव, तीसरा शब्दों की अस्पष्टता, चौथा यानी डी कमजोर माध्यम। यानी कि जो संप्रेषण की बाधाएं ये सब हैं, सभी ये बाधाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? यदि रिसीवर की इच्छा नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है कि समाचार को या संप्रेषण को रिसीव करे, बेमन का है, बिना मन का है, तो ये सबसे बड़ी बाधा होगी। क्लियर? यानी प्राप्तकर्ता की अनिच्छा। नेक्स्ट है हमारा, पारिवारिक सदस्यों के मध्य होने वाला संचार क्या कहलाता है या है? इसको किसने क्या किस शीर्षक से लिखेंगे? तो ये पहला है औपचारिक संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण माने जैसे मीटिंग, कौन कौन आएगा, कब होगी, क्या टॉपिक होगा आदि सब कुछ जब नियत होता है और उस नियत या निर्धारित में ही हम संप्रेषण करते हैं, तो कौन कौन बोलेगा, कौन कौन संदेश देगा, संप्रेषित करेगा, ये सब कुछ तय होता है। कौन सी सूचना दी जाएगी आदि, उसी की परिधि में परितः सारा कुछ होगा, तो ये हो जाता है औपचारिक संप्रेषण। ठीक। और जब हम किसी अनौपचारिक यानी कि जो परिवार में और कहीं रास्ते में या कहीं भी जो संप्रेषण करते हैं, पान की दुकान पे करते हैं संप्रेषण, जनरल स्टोर पे संप्रेषण करते हैं, चाय की दुकान पे संप्रेषण करते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा? अनौपचारिक। कुछ निर्धारित नहीं है, कुछ तय नहीं है। ठीक है, क्या चर्चा होने लगे, तो इसको तो इसी श्रेणी में आता है। पारिवारिक सदस्यों के मध्य जो संचार होता है वो भी अनौपचारिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक, अज्ञान का होने का कोई प्रश्न नहीं है और कोई नहीं हो नहीं सकता। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब हमने बताया था कि इसमें सीधा उत्तर ही है, अनुभूति कराना नहीं होगा, कर्मेंद्रियों को सक्रिय बनाना भी नहीं होता है, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाना ये भी नहीं होता है। ठीक, अब होता है इसमें सही एक ऑप्शन बना है, बचा है डी, यही सही होगा। क्यों? क्योंकि संचार के दौरान जो रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी होती है उसे ही प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमिक्स। ठीक, अब अगला पॉइंट है हमारा, अगला प्रश्न है, अशाब्दिक संप्रेषण का निरीक्षण किया जाता है। अशाब्दिक संप्रेषण का निरीक्षण ग्लोबे विधि द्वारा किया जाता है। अशाब्दिक संप्रेषण का अशाब्दिक संप्रेषण का ये पूर्व वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अशाब्दिक संप्रेषण का अध्ययन ग्लोबे विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संप्रेषण का अर्थ। ये भी सामान्य प्रश्न है, आप पढ़ चुके हैं पहले।
विचारों संप्रेषण का अर्थ है विचारों का विनिमय करना, परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना, विचारों की गहनता और कोई नहीं, यानी ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। विचारों की गहनता में अपने आप हम मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और गंभीर मुद्रा में आप कुछ समझने की चेष्टा करते हैं, तो ये विचारों की गहनता है। और विचारों का विनिमय करना, ये ऑप्शन सही है और ये भी सही है, लेकिन विचारों का विनिमय करना ये यहाँ पे आ गया है, और लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन ये आ गया कि परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना, यानी कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ ही होता है साझा करना। तो विचार और भाव दोनों मिल गए, तो इसीलिए सबसे सटीक उत्तर ये हो जाएगा। विद्वानों ने परिभाषित किया है परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना ही संप्रेषण है, ये सही होगा ऑप्शन। यदि ये ऑप्शन ना होता तब ये माना जाता सही। नेक्स्ट, अशाब्दिक संप्रेषण में आता है, यानी अशाब्दिक संप्रेषण में क्या क्या आता है? मुंह, यानी कैसा चेहरा बना रहा है व्यक्ति, संप्रेषण करता या रिसीवर, ठीक। चक्षु माने आँख, किस तरीके से घूर रहा है, देख रहा है आदि। वाणी का संकेत, यानी बोल तो नहीं रहा है लेकिन संकेत कर रहा है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी। क्लियर? ये अशाब्दिक संप्रेषण में सब कुछ आ जाएगा, मुंह, चक्षु, वाणी संकेत, बॉडी लैंग्वेज आदि जो भी है। अब माँ द्वारा, अगला प्रश्न है, माँ द्वारा अपने बच्चे के माथे को चूमना, ये उदाहरण है, किसका उदाहरण है? पराभाषा। पराभाषा ये होता है जैसे किसी भाषा में उसको बांधा न जा सके, समाहित न किया जा सके, उसे ही हम पराभाषा कहते हैं, जो सभी भाषाओं में हो। और कम्युनिकेशन का मुख्य आधार भाषा होता है, मुख्य प्रयोग हम भाषा का करते हैं, और भाषा उसको प्रभावी बनाने के लिए बॉडी लैंग्वेज, मौखिक संचार आदि का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो भाषा मुख्य हो गया, तो जब ऐसा संचार या ऐसी भाषा जो सभी भाषाओं में है, तो उसी को हम पराभाषा कहते हैं। जैसे रोना, चीखने, चिल्लाना, हंसना, ये सब हो जाएगा पराभाषा, ठीक। और दूसरा है स्पर्श संचार, तीसरा है मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है। चौथा है उक्त सभी। उक्त सभी होने का कोई प्रश्न नहीं है, ठीक। उक्त सभी को काट देते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति, यानी मौखिक अभिव्यक्ति तो यहाँ माता के द्वारा किया नहीं गया, ठीक, इसलिए इसको भी काट दिया मैंने। अब स्पर्श संचार बचा, पराभाषा को मैं समझा चुका हूँ। तो स्पर्श संचार, स्पर्श संचार माने माँ द्वारा अपने बच्चे को सहलाना, चूमना, माथा चूमना, पुचकारना, ये सब क्या हो जाएगा? स्पर्श संचार हो जाएगा। पुचकारना जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका अमौखिक संचार हो जाएगा। संचार आपसी समझ का एक विनिमय है, ये भी प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। परिभाषा दिया है किसने? कॉफिन एंड सा ने, ठीक। इसको तो याद करना ही पड़ेगा, ये परिभाषा है तो इसको याद करना पड़ेगा, ठीक। ये कॉफिन एंड सा। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं का विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, ठीक। तो ये किसने दिया है परिभाषा? ये विद्वान है हमारे हर्बर्ट महोदय। हर्बर्ट महोदय ने कहा कि शिक्षण का प्रमुख कार्य है विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं का विद्यार्थियों तक पहुंचाना, ठीक। ये आंसर सही, इसे भी याद करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। धन्यवाद। ये हम नया कुछ सिखाने की चेष्टा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, आपको सीखने का अवसर देते हैं। क्योंकि आपने देखा मोबाइल का प्रयोग बालक या लर्नर या कोई वृद्ध प्रयोग करता है अत्यधिक, तो उसमें जब यूट्यूब खोले तो कुछ न कुछ उसको प्राप्त होता रहे सूचना के रूप में, जानकारी के रूप में, जिससे उसको ज्ञानवर्धन हो और नई परिस्थितियों में उसका वह उपयोग कर सके, अधिगमित हो सके, अनुभव उसको मिल सके। तो ये एक अवसर है, छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद।